हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 है सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सवाल है आपके लिए, जिसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर भी नहीं देते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक मार दो। हालांकि डिसलाइक मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिसलाइक नंबर्स दिखते नहीं हैं, लेकिन अपने संतुष्टि के लिए आप डिसलाइक मार सकते हो अगर आपको अच्छा ना लगे तो। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। अमोनिया किस प्रकार का अणु है? जो अमोनिया है वो किस प्रकार का अणु है, यानी कि मॉलिक्यूल है? ऑप्शंस हैं अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर, ध्रुवीय यानी कि पोलर, और आयनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आप इस पूरे वीडियो को देखें, इसका जवाब वीडियो में ही छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को देखते देखते आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह सवाल पूछा था, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस रेशे या बहुलक का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जिस बहुलक का उपयोग किया जाता है वो है केवलर। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल मैंने आपको कल दिखाया था, केवलर जो कि एक पॉलीएमाइड है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नोमेक्स ये भी पॉलीएमाइड है, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, यानी इनमें आग, ये जो बहुलक है इनमें आग जल्दी नहीं पकड़ती है। तो जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, वो लोग अपने बॉडी पर इसी बहुलक से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। लेक्सन जो कि पॉलीकार्बोनेट है, जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती है उनको बनाने में इस लेक्सन का इस्तेमाल होता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट है। जो क्रैश हेलमेट्स हैं, सीडीज, डीवीडीज, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है। नायलॉन 6 ये भी पॉलीएमाइड है। टायर कॉर्ड्स रस्सियाँ बनाने में होता है, नायलॉन 6 पॉलीएमाइड है। जो ब्रशेज होते हैं उनके शुक के निर्माण में, कपड़े बनाने में, कारपेट्स बनाने में। और टेरेलिन डैक्रोन जो कि पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के कपड़ों पर जो है रिंकल्स नहीं आते हैं, या फिर बोल दो क्रीज नहीं आते हैं, ये क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो भी कपड़ा होता है जिन पर क्रीज जल्दी आते हैं, जैसे कि कॉटन का कपड़ा, उस पर क्रीज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कॉटन के साथ इसको ब्लेंड कर दिया जाता है टेरेलिन को, ताकि क्रीज कम आए। तो ये वापस से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। प्रोटॉन और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान इनमें से एक समान होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इतना ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। 1.673 यहाँ लिख दो, तो ये 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो लगभग दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर ही होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये लगभग बराबर ही होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। तो ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में। इसीलिए हम लोग जो परमाणु का द्रव्यमान बोलते हैं वो बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नहीं के बराबर मानकर चलते हैं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल में नहीं होता है, ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है या हीलियम एटम होता है अल्फा पार्टिकल। एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है। ये एक पेंडुलम है, ये है इसका बॉब। मान लो ये जो बॉब है ये पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर आएगा, तब जाकर के एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, एक दोलन पूरा होगा। एक बार यहाँ गया और वापस से यहाँ पर आया, ये इसका मीन पोजीशन है। तो एक बार मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, वापस अपने मीन पोजीशन पर आया, तो ये हो गया आधा ऑसिलेशन। वापस से ये अपने मीन पोजीशन से इधर जाएगा, वापस से आएगा यहाँ पर, तब हो जाएगा फिर से आधा ऑसिलेशन। तो ये हाफ ऑसिलेशन और ये हाफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, एक दोलन पूरा हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो टाइम लिया गया उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। यहीं पर आप ये भी ध्यान रखो आवृत्ति के बारे में। 1 सेकंड में जितना दोलन पूरा किया जाएगा, 1 सेकंड में जितना दोलन, इसी के द्वारा 1 सेकंड में जितना बार दोलन पूरा किया जाएगा उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इस पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे 1 सेकंड में मान लो 10 दोलन पूरा किया गया तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में
20 दोलन पूरा किया गया तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ठीक है। और टाइम पीरियड होता है कि एक दोलन कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया गया उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। जैसे एक दोलन पूरा करने में अगर 5 सेकंड का समय लिया गया तो टाइम पीरियड हो जाएगा 5 सेकंड। अगर 10 सेकंड लिया गया तो टाइम पीरियड 10 सेकंड। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक हीमोफीलिया का लक्षण है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है और इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आपके बॉडी में अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं जिनमें कि एक प्लेटलेट्स हैं, इसकी कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और अगर कैल्शियम जो खनिज है इसकी कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो देख लेना जो सवाल है उसमें क्या पूछा जा रहा है, खनिज पूछा जा रहा है या ब्लड सेल के बारे में पूछा जा रहा है या फिर विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है? संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स की विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। संक्रमण तत्व हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। ये जो डी ब्लॉक है इनके एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, जिनमें कि ये जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। इनके बारे में एनसीईआरटी में लाइन है जो ये कहती है कि ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो। पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। देखिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो अधातुओं के पास होती है, धातु के पास नहीं होती है। धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। तो यही जो विकल्प है ये गलत है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, धातुओं की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो कम होती है, अधातु के पास अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। और जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आयनीकरण ऊर्जा है एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होते हैं और पी ब्लॉक के तत्व से कम होते हैं। तो यहाँ पर निम्न आयनीकरण ऊर्जा है तो हम इसको सही मानकर चलेंगे, क्योंकि जो हमारा बिल्कुल ही गलत आंसर है, विकल्प है, वो है ए, ठीक है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, बट एस ब्लॉक से जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा है, पी ब्लॉक से लो है। एस ब्लॉक से ज़्यादा है, पी ब्लॉक से कम है। तो जो बेस्ट हमारा आंसर है इसमें वो ए है। गुणात्मक रूप से अबाधित वस्तुओं की विराम अवस्था में रहने या उसी वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब एक वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर वस्तु जो है वो एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है या फिर बोल दो समान वेग से चल रही है तो उसी वेग से चलती रहना चाहती है। ऐसा होता है जड़त्व के कारण। देखिए जड़त्व जो है वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वस्तु रुकी हुई है तो जड़त्व चाहता है ये वस्तु रुकी हुई रहे, चले नहीं, अवस्था में परिवर्तन ना हो। अगर वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो जड़त्व चाहता है कि वो उसी दिशा में उसी गति से चलती रहे, अवस्था में परिवर्तन ना हो, ना तो दिशा में परिवर्तन हो ना ही ये रुक जाए। तो ऐसा होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व जो है ये कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा हो तो जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम हो तो जड़त्व कम होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ये नियम गैलीलियो ने दिया था। जो जड़त्व का नियम है इसे गैलीलियो ने दिया था। बाद में जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम आया वो जड़त्व का ही नियम है। तो इसीलिए न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होगा, जो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहना चाहती है, उसी दिशा में गति करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल लगा करके उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। ये न्यूटन के गति का पहला नियम है, या फिर बोल दो जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इससे बल की परिभाषा मिल जाती है। इथाइलिन एक डैश अणु है। इथाइलिन हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को। ये जो एल्कीन फैमिली है ना, जो एल्कीन फैमिली है इसका पहला मेंबर है। जो इथाइलिन है, इथाइलिन बोल दो या फिर इसी को हम लोग एथीन भी बोलते हैं। तो जो इथाइलिन है ये एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। तो चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्काइन हो, ये सारे जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। ये सारे नॉन पोलर होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर नॉन पोलर हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो एल्काइन फैमिली के मेंबर्स होते हैं जैसे कि इथाइन,
इथाइन बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो एल्काइन फैमिली के मेंबर होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलर होते हैं इन दोनों की तुलना में, लेकिन हम बोलते हैं इन तीनों को ही नॉन पोलर। यहाँ पर देखिए जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे अणु जिनमें 2 एटम्स होते हैं, जैसे कि H2 है, N2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 एटम्स हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो होना चाहिए लेकिन सिमिलर एटम्स के होने चाहिए, मतलब दोनों एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसा नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सिमिलर एटम्स के, तो ये सारे नॉन पोलर होते हैं। ये सारे क्या है, नॉन पोलर है, ध्यान में रखिए। जो हाइड्रोजन के हैलाइड्स होते हैं जैसे कि HCl, HF, HBr, HI, ये सारे जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्रुवीय अणु है, ये अध्रुवीय अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद देखिए H2O, H2O2 यानी कि परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेंजीन, एल्केन्स, यहाँ पर लिख लेना एल्केन्स, सॉरी एल्केन ही है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सारे जो होते हैं ये नॉन पोलर्स होते हैं। बट जो एल्काइंस होते हैं वो वीकली पोलर होते हैं, हल्का जो है वो बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत जो है उनमें ध्रुवीय गुण उनके अंदर होती है, लेकिन फिर भी हम नॉन पोलर्स ही मान करके चलते हैं। तो ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा उपकरण धातु कर्म भट्टियों के अंदर ताप को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर ये हाई टेम्परेचर को मापने वाला डिवाइस है। जो थर्मोकपल है जो कि सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, जिनमें कि हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन और 2 अलग अलग मेटल्स के कॉइल लेते हैं। तो ये थर्मोकपल भी टेम्परेचर को मापने वाला डिवाइस है, टेम्परेचर बताएगा ये भी। थर्मिस्टर, इसमें देखो थर्म प्लस रजिस्टर, थर्म यानी कि टेम्परेचर, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक। तो ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि टेम्परेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये थर्मोकपल, पायरोमीटर, थर्मिस्टर, थर्मोमीटर, ये सारे क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, जिसमें कि पायरोमीटर ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे यहाँ देखो जो ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, जो मेटलर्जिकल फर्नेस है उसके टेम्परेचर को मापता है। सूर्य का तापमान कितना है या फिर किसी भी स्टार का टेम्परेचर मापना हो तो पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है, दूर से ही ये टेम्परेचर को माप लेता है। डैश सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्जीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन एक जहरीली गैस है, वर्ल्ड वार 1 में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया था दुश्मनों को मारने के लिए। यह है क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल चोर उचक्के करते हैं, जो लूटपाट करने वाले होते हैं ना, क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश कर देता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने पास में क्लोरोफॉर्म रखे होते हैं, रुमाल पर डाल करके और सुंघा करके सामने वाले को बेहोश कर देते हैं और उसको जो भी सामान वगैरह है उनके पास वो लूट लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बेहोशी उत्पन्न करता है। इसका रासायनिक सूत्र है CHCl3, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो क्लोरोफॉर्म के प्रकाशीय अपघटन से फॉस्जीन का निर्माण होता है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो एसीटोन है यह है कीटोन, रासायनिक सूत्र है CH3COCH3। बेंजीन का जो सूत्र है वो है C6H6। बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। माइकल फैराडे ने। बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। निम्न में कौन अम्ल के बारे में गलत है? अम्ल के बारे में बताना है कि कौन गलत है। वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो सारे ही अम्ल के पास जो है हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये सही है, हमें गलत बताना है। अधिकतर अम्ल के पास हाइड्रोजन होता है, सही है। नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, तो सही है। जलीय विलयन में विद्युत के खराब चालक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति स्थिर है तो उनकी गति डैश कहलाती है। स्ट्रेट लाइन में मोशन है और जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड की गति से वस्तु चल रही है तो इसी गति से वो चल रही है सीधी रेखा में, तो यह एक समान गति है। ये जो कांस्टेंट स्पीड होती है ना, जो कांस्टेंट नियत गति होती है वो एक समान गति होती है। वृत्तीय गति का सीधा सा मतलब है गति जो वृत्तीय पथ पर हो, उसे हम वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे कि ये है पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का घूमना, वृत्तीय गति है।
उसके बाद है पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब होता है बार बार अपने मोशन को रिपीट करना एक टाइम इंटरवल में। जैसे कि 5 सेकंड में ये अपने गति को बार बार रिपीट कर रहा है, हर 5 सेकंड में अपने गति को बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये पेंडुलम जो है अपना एक ऑसिलेशन, मतलब ये ओ है, ओ से ए पर गया, फिर ए से ओ पर आया, फिर ओ से बी पर गया, बी से ओ पर आया, एक ऑसिलेशन। मान लीजिए हर 5 सेकंड में ये अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। हर 5 सेकंड में ये इस वाले पोजीशन पर वापस लौट करके आ जा रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद। तो ये है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये है पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी की सुई की जो गति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है, घड़ी की सुई यहाँ है, तो क्या होगा, 12 घंटे के बाद वापस ये यहीं पर पहुँच जाएगी, फिर अगले 12 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर अगले 12 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये है पीरियोडिक मोशन, मतलब अपने गति को वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है एक फिक्स टाइम इंटरवल में। पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का घूमना वृत्तीय पथ पर है, तो वृत्तीय गति तो है ही, साथ में क्या है, पीरियोडिक मोशन भी है। और असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सा मतलब है कि जो स्पीड है वो बार बार बदल रही है, चेंज हो रही है। मकड़ियाँ किस संघ से संबंधित है? मकड़ियाँ, स्पाइडर्स किस संघ से संबंधित है? यह है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित। देखते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ बातें। आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं वो आप ध्यान में रखिए। यह है झींगा, प्रॉन, जिसे खाया भी जाता है। यह स्पाइडर, यह है स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू, यह है तितली, बटरफ्लाई, यह है मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, यह है सेंटीपीड, और यह है कॉकरोच। कॉकरोच बहुत पूछा जाता है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के अंदर क्लास 9th के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आर्थ्रोपोडा जो है पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इनके जो जीव होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे ये तितली है, इसको 2 आधा कर दो यहाँ से, तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर होगा। ये है, इसको यहाँ से ऐसे आधा कर दो, ये पार्ट सिमिलर होगा। इसी को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। आप यहाँ पर ऐसे ध्यान में रखिए कि जो फाइलम है पोडीफेरा और जो फाइलम है निडेरिया, इन दोनों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने भी फाइलम हैं एनिमल किंगडम के अंदर, उनके जीव जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ऐसे आप याद रखो, आसान रहेगा। पोडीफेरा और निडेरिया फाइलम को छोड़ दो तो बाकी जितने भी फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, उनके जो जीव है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्री है उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिलोमेट है, यानी ये इनके अंदर देह गुहा उपस्थित है और खंडित शरीर है, सेगमेंटेड बॉडी है। सारे जो ये पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं, संधियुक्त पाद है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग ट्रैकिया है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्रैकिया के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा कि कॉकरोच के अंदर श्वसन अंग कौन है, या तो पूछ देगा कि आर्थ्रोपोडा के अंदर, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे कम पूछा जाता है। कॉकरोच का एग्जाम्पल देकर के पूछा जाता है कि श्वसन अंग कौन है, तो ट्रैकिया है। पूछ देगा कॉकरोच के अंदर जो है उत्सर्जी अंग कौन है, तो मेल्पिगियन नलिका, मेल्पिगियन टिब्यूल। तो चाहे कॉकरोच के बारे में पूछ दे, चाहे आर्थ्रोपोडा के बारे में पूछ दे। जो आर्थ्रोपोडा है उनके खून का रंग जो है वो रंगहीन है, मतलब खून के पास कोई रंग नहीं है, कलरलेस से रंगहीन है। तो कभी पूछ दे कि कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा है, तो रंगहीन है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शराब, दवाइयाँ बनाने और हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग शराब बनाने में, दवाई बनाने में और ईंधन के रूप में किया जाता है? अभी देखिए पड़ोस में शादी है तो जनरेटर भी चल रहा है, उसके बाद गाना भी बज रहा है, तो हो सकता है आप तक आवाज़ पहुँचे नॉइज के रूप में बैकग्राउंड में। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप झेले लेना। इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ कि भाई गाने बंद करो, शादी बाद में कर लेना, वीडियो रिकॉर्ड करने दो। आंसर क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को ही एथेनॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को ही एथेनॉल बोलते हैं। और सूत्र क्या होता है इसका? CH3CH2OH, यह एथेनॉल। तो जो हम बोलते हैं ना कि शराब में या फिर बियर में 5% अल्कोहल है, 10% अल्कोहल है, इस तरह से, तो हम बोलते तो अल्कोहल है। अब अल्कोहल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन
जब हम अल्कोहल बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में तो हमारा मतलब एथेनॉल से ही होता है, ठीक है, एथेनॉल से ही होता है। तो कभी देखना कि अगर 5% अल्कोहल लिखा हुआ है मतलब उसमें एथेनॉल है। ये मत समझना कि मेथनॉल है, ये भी अल्कोहल ही है। ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसे हम लोग मेथनॉल भी बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। तो ये भी अल्कोहल ही है, बट उसमें जो 5% 10% लिखा होता है वो एथेनॉल होता है, मेथनॉल नहीं होता है। मेथनॉल पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है और अगर ज़्यादा गटक लिया तो मर भी सकता है। इस मेथनॉल को ना वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट, इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मेथनॉल को जहरीली शराब बोलते हैं और एथेनॉल को पीने वाली शराब बोलते हैं। यदि रियर व्यू मिरर में वस्तु बड़ी और उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण है जिसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा और उल्टा बनता है? जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा बनता है, छोटा बनता है और साथ में हमेशा सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो ये है किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। याद रखिएगा ये जो है ना, ये है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में। और हम अगर लेंस की बात करेंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में है और अवतल लेंस के बारे में है। उसके बाद देखो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सेम साइज का बनता है, सेम साइज। जो वस्तु का साइज रहेगा वही प्रतिबिंब का साइज होगा और ये जो है हमेशा सीधा बनता है और सीधा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है। एक कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जिसमें हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। सीधा भी बनेगा, ठीक है, सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, वस्तु के साइज से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, समान साइज का भी बनेगा। तो हर तरह का प्रतिबिंब जो है इसमें बनेगा। और जो प्रतिबिंब कॉनकेव मिरर में बनता है ना वही प्रतिबिंब जो है लेंस के केस में कॉन्वेक्स में बनता है। तो ऐसे जो है आप एक साथ दोनों को याद रख सकते हो रिलेट करके। हमारा आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन से प्रेरित किया जाता है? यानी इनमें से कौन है जो ऑन्कोजीन से इंड्यूस किया जाता है? देखिए ऑन्कोजीन ये वो जीन है जिसके पास क्षमता है, जिसके पास औकात है कैंसर करने का। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। कैंसर के ही अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कैंसर के अध्ययन को। जो डेंगू है ये डेंगू वायरस के कारण होता है और एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो होती है जो इस डेंगू को फैलाती है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में एक सवाल पूछा गया था कि डेंग वैक्सिया ये किसके लिए वैक्सीन है? तो ये डेंगू के लिए वैक्सीन है, तो आप इसको ध्यान में रखें। पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो जो है दूषित जल और भोजन से फैलता है। पोलियो के वैक्सीन को जो सबसे पहली बार डेवलप किया था वो थे जोनास साल्क। इन्हें फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। पोलियो के टीके का जनक कहा जाता है जोनास साल्क को। जो बच्चों को 2 बूंद पिलाया जाता है वो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसे डेवलप किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, नहीं अल्बर्ट साबिन ने। तो जो मुंह में 2 बूंद डाला जाता है ना वो साबिन वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसे डेवलप किया था अल्बर्ट साबिन ने। और जोनास साल्क ने जो डेवलप किया था उसे इंजेक्शन लगा के दिया जाता है। लेकिन फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही पहली बार पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। इस डेंगू को ना हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईंधन को जमने से रोकना है तो हमारा आंसर यहाँ पर ग्लाइकोल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा ज़्यादातर मतलब होता है एथेनॉल से, ठीक है, एथेनॉल से। ऐसे ही ग्लाइकोल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है जब हम ग्लाइकोल बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है इथाइलिन ग्लाइकोल से। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यह इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका इस्तेमाल एंटी फ्रीज के रूप में होता है। यानी ये क्या करेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसको काफ़ी कम कर देगा। जैसे जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो जो गाड़ियाँ होती है, कार है,
उसके रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल भी मिला दिया जाता है। जैसे पानी जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे प्रदेशों में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, माफ़ करना, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और नीचे चला जाएगा, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस ये हो जाता है। मतलब उतने टेम्परेचर पर जाने के बाद वो जमेगा जब हम इसको मिला देंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज है एंटी फ्रीज के रूप में। तो एंटी फ्रीज के रूप में ही अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल। एसिटाइलिन हम लोग बोलते हैं CC ट्रिपल बॉन्ड को, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ये एल्काइन फैमिली का ये पहला मेंबर है। इसे आप चाहो तो इथाइन भी बोल सकते हो, इथाइन भी बोल सकते हो, एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड तो आप सुनते ही हो। कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन होता है, वाटर वेपर से बोल दो, मॉइस्चर से बोल दो, तो ये गैस बनती है यहाँ पर, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये जो है एसिटाइलिन गैस बनती है और फलों को पकाती है। एस्टर का आप फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे, RCOOR-, ये सिंगल बॉन्ड है, RCOR-, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का। बेंजीन के बारे में मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है। साबुन का बुलबुला या फिर वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, यह है साबुन का बुलबुला, यह है साबुन का बुलबुला। ये जो गोल आकार है या फिर जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती है वो भी गोलाकार ही होती है। इन दोनों के पीछे कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन इसके पीछे कारण है। देखो, ये साबुन का जो बुलबुला होता है ये कलरफुल दिखता है ना, ये कलरफुल है, दिख रहा है आपको, रंगीन दिख रहा है। और जैसे कि पानी है, पानी पर आप अगर केरोसिन छिड़क दो, मिट्टी तेल छिड़क दो, तो जो सरफेस होता है वो भी कलरफुल दिखता है, ऐसा आपने देखा भी होगा। इन दोनों के पीछे कारण होता है इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में ऑप्शन में इंटरफेरेंस है तो देख लेंगे। लेकिन ये जो कलरफुल दिख रहा है ना यहाँ पर CD या DVD, इसके पीछे कारण है डिफ्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन के कारण ये आपको कलरफुल दिख रहा है और प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ये आपको कलरफुल दिख रहा है। यहाँ देखिए, जो प्रेशर है, जो सरफेस टेंशन है, जो विस्कोसिटी है, ये सारे जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं, यानी कि अदिश राशि है। ये सारे जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं। रैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? रैटस ये रैट का वैज्ञानिक नाम है। जो बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। पीपल का है फिकस रिलीजियोसा। गुलमोहर का डिलोनिक्स रेजिया। टैमरिंड का टैमरिंडस इंडिका। चीकू या सपोटा का मनीकारा जपोटा। मटर का पाइसम सटाइवम। टच मी नॉट यानी कि छुई मुई का जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका। सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस। चूहा का रेटस। बिल्ली का फेलिस कैटस। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस और शेर का पैंथेरा लियो। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? इनमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाती है? यहां आप देखिए, यह है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के कारण ही ये आपको कलरफुल दिखता है, ये जो CD है या DVD है। इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है? साबुन का बुलबुला जो कलरफुल दिखता है, या फिर पानी के ऊपर आप तेल छिड़क दो, मिट्टी तेल छिड़क दो, तो पानी का जो सरफेस है वो भी कलरफुल दिखता है। उसके पीछे भी कारण है लाइट का इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। उसके बाद ये देखो पोलराइजेशन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जो आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में कोई प्लेयर है वो सन ग्लास लगा करके रखते हैं, तो वो पोलराइज्ड सन ग्लास होता है। पोलराइज्ड सन ग्लास यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है जब उस सन ग्लास से वो लाइट पास होता है। तो पोलराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है सन ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है, ये एक वेव के द्वारा घटित हो सकती है। ये जो पोलराइजेशन है ये भी एक वेव के द्वारा यानी कि तरंग के द्वारा घटित हो सकती है। तो लाइट आप जानते हो, जो लाइट है उसके पास डुअल नेचर है। लाइट जो है डुअल नेचर है, लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। क्योंकि लाइट के पास वेव नेचर है इसीलिए लाइट का डिफ्रैक्शन भी होता है
इंटरफेरेंस भी होता है और पोलराइजेशन भी होता है, क्योंकि लाइट वेव है। लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है, ये दोनों जो घटनाएं हैं ना, ये ट्रांसवर्स वेव प्लस लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग जैसे कि लाइट और अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि जैसे कि ध्वनि तरंग, ये दोनों ही प्रकार के तरंगे जो है इन दोनों घटना को दिखा सकती है। लेकिन जो पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, ये केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव ही दिखा सकती है। जैसे कि प्रकाश जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश का ध्रुवण होता है लेकिन साउंड का नहीं होता है क्योंकि वो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब लाइट के पास जो पार्टिकल नेचर है ना, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना है वो वेव नेचर नहीं दिखा सकती है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट दिखा रहा है, इसका मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। देखो, जब ये घटना घटित हुई ना, उसके बाद ही ये पता चला कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। यहाँ हम पार्टिकल को फोटोन बोल देते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? कण प्रकृति को दर्शाती है यह प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कार्नोटाइट एक अयस्क या खनिज है। तो कार्नोटाइट क्रोमियम का ये खनिज है, माफ करना, क्रोमियम नहीं, क्रोमियम का तो क्रोमाइट होता है, यूरेनियम। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिंक का देखो, जिंक ब्लेंड है, स्फेलेडाइट भी बोलते हैं, ZnS फार्मूला है। यूरेनियम का यूरेनिनाइट, पिच ब्लेंड भी बोलते हैं इसे, कार्नोटाइट। तो यूरेनियम हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्रोमियम का क्रोमाइट होता है। कॉपर का एजुडाइट, मेलेकाइट, कैल्कोपायराइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिए। ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है? ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है? जैसे देखो, ये लड़का अपने कपड़े उतार करके ये नीचे देख रहा है। यहाँ देखो, ये रियल डेप्थ है, एक्चुअल में ये जो तली है इसकी गहराई तो ये है, लेकिन इस लड़के को देखो जो गहराई है वो ये दिख रही है, बस इतनी गहराई दिख रही है। तो यही सवाल में पूछा गया है कि उथली हुई क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब ये जो स्लाइड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के कारण हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जो हम देखते भी हैं। जैसे पहला देखो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, यहाँ पर होगा सूर्यास्त, तो इसको सही कर देना, ठीक है, सूर्यास्त लिख लेना। सनराइज एवं सनसेट के समय सूर्य जो है चपटा हुआ प्रतीत होता है या अंडाकार प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखना, वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक दिखना, मतलब एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं कि सन दिखने लग गया, और सनसेट के बाद भी सन दिखता है कुछ समय तक, तो ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रातों में तारा जो है टिमटिमाता है, तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल से भरे किसी बर्तन या किसी तालाब आदि की पेंदी का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये देखो, ये है जो अंडाकार प्रतीत होता है और चपटा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे कांच के गिलास में यदि नींबू डाल दिया जाए तो यह साइड से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है। ये सब चीज़ें जो अपने डे टू लाइफ में देखते भी हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बड़ा साइज दिख रहा है लेकिन इतना साइज होगा नहीं एक्चुअल में, ये भी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखो, इस पानी में जब हमने इस पेंसिल को डाला तो ये जो पेंसिल है ये टेढ़ी प्रतीत हो रही है, या कोई लकड़ी डालो टेढ़ी प्रतीत होती है, इसके पीछे भी प्रकाश का अपवर्तन है। यदि किसी जल से भरे बर्तन में कोई सिक्का डाल दिया जाए या फिर किसी जलाशय में जल के अंदर पड़ी हुई मछली, दोनों ही अपने वास्तविक गहराई से कम गहराई पर प्रतीत होती है। जैसे मान लो सिक्का होगा यहाँ पे और सिक्का हमें दिखेगा यहाँ पे, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हीं में से बार बार सवाल जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर आप ये सारे याद रखते हो तो आसानी से सवाल बना दोगे, एक नंबर आपके हाथ में रहेगा। ये देखो, सिक्का वाला, सिक्का जो है यहाँ पर है और एक्चुअल में देखने वाले को लगता है कि यहाँ पर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने के लिए हस्ताक्षरित एक प्रोटोकॉल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन लेयर में छेद करता है, तो कौन है यहाँ पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल ये शहर है कनाडा देश के अंदर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे साइन किया गया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ओजोन लेयर को जो भी पदार्थ, जो भी सबस्टांस हानि पहुंचाता है, उसके डिप्लेशन में रोल प्ले करता है, उन सब पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। उन सारे पदार्थों के प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसे साइन किया गया था 1987 में, और ये इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ 1989 से।
मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर सिटी है। क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक और नामकरण किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा आइसोलेट किया गया और नाम दिया गया? यह कैवेंटो और पेलेटियर, ये 2 वैज्ञानिक हैं। इन दोनों का नाम याद रखिए, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कैवेंटो और पेलेटियर। डी हमारा आंसर। लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ये जो लाल है, ये जो हरा है, ये जो नीला है, ये है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स। तो लाल और हरा मिलकर के पीला बनाएगा, तो पीला हमारा यहाँ पर आंसर। उसके बाद लाल और जो नीला है ये मिलकर के मैजेंटा बनाएगा, और जो ये नीला है और हरा है ये मिलकर के सयान बनाएगा। तो ये जो पीला है, ये सयान है और मैजेंटा है, इसे बोलते हैं द्वितीय कलर यानी कि सेकेंडरी कलर्स। उसके बाद जो लाल है, जो नीला है और ग्रीन है, ये सब आपस में मिल करके वाइट कलर देता है, जो यहाँ पर दिखलाया गया है। यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वाइट कलर है। डैश एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। सहसंयोजक आबंध है, देखो क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम के बीच में ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग सिमिलर एटम्स वाला केस है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। हमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताना है कि कोवैलेंट बॉन्ड हो, साथ में पोलर हो। नियॉन के बीच में आपने कभी नहीं देखा होगा कि बॉन्ड बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है, तो ये जो है ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। यहाँ पर क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमारा आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसीलिए पोलैरिटी आती है एटम्स के ऊपर। लेकिन ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, लेकिन नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूल हो जाता है, क्योंकि पोलर है या नहीं है इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है। फिलहाल हमारा ये सेट नंबर जो 3 है ये यहाँ पर द एंड होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, सो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।